बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और ये दुनियावी तालीम जो है उसकी तरफ तो हम तवज्जो करते ही हैं। अब उसके बगैर जो है वो दुनिया में तो तरक्की नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसके बाद भी जो कोई और एक दुनिया है तो उसके लिए भी हम कोई अमल करें ताकि उसमें भी हमें तरक्की हासिल हो सके। तो देखें, कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये दुनिया और आगे की भी दुनिया है, हम कोई ऐसा काम कर लें, अगर हो सके तो ऐसा काम कर लें जो दोनों तरफ कॉमन निकल आए, जिसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा हो जाए और आखिरत में भी फ़ायदा हो जाए। फिर तो कॉमन निकल आए ना काम, इधर भी फ़ायदा उधर भी फ़ायदा, तो फिर तो हमें वो कॉमन काम करना चाहिए। जिस तरीके से नमाज जो है वो हमें उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा है, और कुछ ऐसे काम जो दुनिया में उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है और दुनिया में भी तरक्की हमने हासिल करनी है ताकि हमारा जो मेन काम जो आगे हमें फ़ायदा दे वो अच्छे तरीके से किया जा सके। तो इसलिए दुनियावी तौर पर भी हमें इल्म हासिल करना है ताकि दुनिया में भी हमें तरक्की हासिल हो और इबादत जो है वो अच्छे तरीके से की जा सके। तो इसलिए जो है बेटा यही है कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इल्म हासिल करें जब आपको अल्लाह तौफीक दे, और लाजमी इसको ज़िंदगी का ये दिन का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और हर वक्त जो है हमारी सोच में, दिल दिमाग में यही रहना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह की इबादत यही हमारे रहना चाहिए। काम आप करते रहें, ज़ाहिर है कि आप स्टूडेंट हैं तो ये पढ़ रहे हैं तो ये भी तो एक इल्म है, और इल्म हासिल जब करेंगे दुनियावी तो उसमें आपके माँ बाप खुश होंगे, माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, उस्ताद खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। और दूसरा जो है कि अगर हमें दुनियावी कोई अगर नेमत मिलती है तो अगर अल्लाह के करम से कोई नेमतें, दुनियावी नेमतें हैं, उसमें भी तो हमें आसानी मिलती है ना। कन्वेंस है, अगर हम पैदल जाएँ, साइकिल पे जाएँ, बाइक पे जाएँ, गाड़ी पे जाएँ तो उसमें फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें ये है कि अल्लाह ताला हमें अगर कोई एक नेमत से नवाज रहा है दुनिया में तो फिर तो हमारी तवज्जो फिर भी अल्लाह पे ही रहनी चाहिए। और अगर हम AC है तो AC में अब अच्छा अगर पसीना नहीं आ रहा तो उसमें जो है ये देखें फ़ायदा नहीं है कि इस तरीके से अच्छे तरीके से इबादत की जा सकती है, और तवज्जो करने के लिए तो ज़ाहिर है ये करने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो ये नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और तर्जुमा तफसीर इल्म जो हासिल होता है उसको अमल करें उस पर। ये बहस के लिए और ये करना कि जी आप बहुत बड़े आलिम हैं, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से क्या कहा जाता है, अगर कंप्यूटर के आप स्टूडेंट हैं तो डिग्री तो आपने पढ़ने, सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं, वो मिनिमम जो क्राइटेरिया एवरेज वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन आगे जब जॉब पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, आपका काम, डिग्री जो है उसके बगैर तो आपको जॉब नहीं मिलती क्योंकि इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। लेकिन जो आगे जब आप वर्किंग करेंगे तो वो आपने जो थ्योरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आती है कि नहीं आती, आप काम कर सकते। तो काम का मतलब क्या है, अमल, उसी से फिर आगे आपकी जॉब में सर्वाइवल है ना। तो जब दुनिया में जो इल्म है उस अमल जो है वो हमारा सर्वाइवल है। तो इसी तरीके से जो हमें दीनी इल्म मिलता है तो बेटा उसमें भी हम अमल करेंगे तो फिर ही हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो जस्ट इल्म है, ठीक है। तो अल्लाह ताला करम करे। अपना टॉपिक जो है जो हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंपैरिजन जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हम चैप्टर नंबर 7 जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चैप्टर है, ये हम पढ़ रहे हैं और इसमें अगला हमारा टॉपिक है, ये 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि कंपेयर करना है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना है तो आप ये टॉपिक वाइज जो है ये भी क्वेश्चन आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक कंप्लीट जो है जिस तरह ये टेबल है, टेबल फॉर्म में, और एक कंप्लीट पैराग्राफ के फॉर्म में भी आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईज़, आसानी, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि हमारे पास GUI एनवायरनमेंट जो है ये इसको कहा जाता है ईज़ी टू यूज़ एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, आइकॉन्स हैं, मेन्यू, जिसके ज़रिए हम कमांड इशू कर रहे होते हैं। स्टार्ट में इस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो अटैच होना और ये इसके एनवायरनमेंट को यूज़ करना, ये कुछ टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता।
लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर तो हमें कंप्लीट कमांड एग्जैक्ट वर्ड के साथ ही याद करनी पड़ती हैं और एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो अब अगर ईज़ जो आसानी की बात कर रहे हैं तो उसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करता है ये एनवायरनमेंट, बजाय इसके कि हम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। ईज़ बिकॉज ऑफ द मेमोराइजेशन एंड फेमिलियरिटी needed to operate a command line interface, new user may find it difficult to use and operate a command line। एडवांस में जब चले जाते हैं, जब हमें अंदाज़ा हो जाता है, और कई कमांड्स ऐसी भी हैं जो हमें मेन्यू बेस्ड जो है एनवायरनमेंट में नहीं मिलती, वो हमें कमांड लाइन में कमांड टाइप करके ही हमें वो कमांड हम इशू कर सकते हैं, तो वो तो मजबूरी है। लेकिन इनिशियल जो हमारे पास कमांड अगर मेन्यू में भी अवेलेबल हैं और आप जो है वो आपको लिखना पड़े तो डेफिनेटली सेलेक्ट करना आसान है, ठीक है। ऑल दो GUI की बात कर रहा हूँ, ऑल दो न्यू यूज़र में हैव डिफ़िकल्टी। अब ये एनवायरनमेंट को यूज़ करना कि क्लिक कैसे किया जाता है, मूव कैसे किया जाता है पॉइंटर को, तो ये एनवायरनमेंट जो है ज़ाहिर है ये सीखना तो पड़ता है, लेकिन ये ज़ाहिर है इतना मुश्किल नहीं होता, ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं करता, हम जल्दी ही इसके साथ जो है फेमिलियर हो जाते हैं। Although new user may have difficulty in learning the use of GUI features, most of the time ये इंटरफेस जो है ये ईजियर ही है एज़ कम्पेयर्ड विद कम्बाइंड लाइन इंटरफेस। फिर आगे है कंट्रोल। यही वो एक अकेला एक पॉइंट है कि जिसको आप लॉजिकली अगर आपको क्लियर हो तो फिर ही आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कमांड लाइन और GUI के दरमियान। कंट्रोल का मतलब है कि एनवायरनमेंट से फुली जो है फ़ायदा उठाना। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे जो कमांड जो हैं वो तो दोनों एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल हैं कि लिख कर भी आप कमांड दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एडवांस के अंदर कुछ कमांड ऐसी होती हैं कि जो आपको लिख कर ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, वो मेन्यू में अवेलेबल नहीं होती। तो अब मेन्यू में अवेलेबल नहीं है और अब लिख कर ही कमांड इशू कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कमांड लाइन एनवायरनमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ज़रिए आप ज़्यादा कमांड, फुल कंट्रोल आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में। तो ये टॉपिक आप माइंड में रखेंगे, लॉजिक माइंड में रखेंगे, क्लियर होगा तो फिर आप ये लिख सकते हैं। कंट्रोल जो है ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ये ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर्ड विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र हैव मच मोर कंट्रोल ऑफ देयर फाइल सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कमांड लाइन इंटरफेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र कैन कॉपी ए स्पेसिफिक फ़ाइल। वो एक फ़ाइल को अगर हमने कॉपी करना है तो अगर एक कमांड हम लिखते हैं, कुछ वर्ड्स का कम्बिनेशन है वो कमांड स्टेटमेंट, तो हम कुछ लफ्ज़ों से बड़ी आसानी से फ़ाइल जो है एक जगह से अब दूसरी जगह जो है वो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि अगर आप GUI एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप वो जहाँ से फ़ाइल को कॉपी करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर में जाएंगे और फिर इस तरीके से आपको डिफरेंट क्लिक्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्लिक्स इशू करने पड़ेंगे, मूवमेंट होगी, फिर एक फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह फिर आप कट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसमें हर एक्शन के लिए डेफिनेटली टाइम रिक्वायर होगा। तो ये जो है इसके ज़रिए जो है आप कंट्रोल, और दूसरा कुछ कमांड ऐसी हैं इनिशियल लेवल पे मेन्यू में तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो कमांड्स कुछ ऐसी हैं एडवांस लेवल पे जो मेन्यू बेस्ड एनवायरनमेंट GUI एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि GUI जो है ये हमें फुल कंट्रोल नहीं दे रहा। Although a GUI offers plenty of control over file system and operating system, but advanced tasks may need a command line interface। फिर है मल्टीटास्किंग कि एक वक्त में एक से ज़्यादा जो कमांड इशू करना, एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाना, उसका रिस्पॉन्स देखना। तो ये आपको पता है कि जब GUI एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं तो हर जो भी एनवायरनमेंट है अलग अलग सेपरेट रेक्टेंगुलर एरिया विंडो में ही हमें वो नज़र आता है और उसका रिस्पॉन्स हमें उसी विंडो में ही मिलता है, और एक वक्त में एक ज़्यादा जो है वो आप प्रोग्राम चला ही रहे होते हैं, उसका रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है एक वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है वो कर रहे होते हैं। कोई काम जो है फोरग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, कुछ काम जो है बैकग्राउंड पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब है एक से ज़्यादा काम जो है एक वक्त में पूरे किए जा रहे होते हैं, इसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो GUI एनवायरनमेंट उसमें तो एक वक्त में एक ज़्यादा काम कर ही रहे होते हैं। तो GUI यूज़र्स हैव विंडोज़ that enable a user to view, control and manipulate multiple tasks at the same time। और ये ज़ाहिर है फास्टर भी है कि जब आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में स्विच करना चाहते हैं।
मल्टीटास्किंग अगर आप कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो नॉर्मली ये एक सिंगल इंटरफेस एनवायरनमेंट ही है कि एक जो है इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाए, उससे आप कम्युनिकेट करें, उसको फिर आप क्लोज़ करें तो आप किसी और एनवायरनमेंट किसी और कमांड को इश्यू करें और उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है कि ये हमारे पास एक वक्त में ज़्यादा प्रोग्राम की फ़ीचर्स तो कुछ आने शुरू हो गए, लेकिन फिर भी इतनी ईजीनेस नहीं है कि जो मल्टीटास्किंग की हमें GUI में मिलती है। ऑल्दो मैनी कमांड लाइन एनवायरनमेंट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीटास्क बट दे डू नॉट ऑफर द सेम ईज़ एंड फैसिलिटी टू व्यू मल्टीपल टास्क ऑन दी सेम स्क्रीन। तो मल्टीटास्किंग जो है ये हमें ज़्यादा और इजी जो है वो हम GUI में हमें कर सकते हैं। फिर स्पीड की अगर बात की जाए तो अब देखें नॉर्मली GUI जो है वो हमारे पास जो है पॉइंट एंड क्लिक और ये कीबोर्ड दोनों का कम्बिनेशन ही होता है कि आपको पॉइंटर को मूव करना पड़ रहा है, उसके बाद कुछ आप कीबोर्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं, और स्पीड जो है इसके लिए हमारी स्पीड इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि माउस को भी तो एग्जैक्टली उस आइकॉन पे उस बटन पे लेके जाना है ना, उस मेन्यू पे लेके जाना है और कमांड जो है वो इशू करनी है। और लेकिन अगर आप स्पीड की बात करते हैं और अगर आप कुछ वर्ड्स से ही वो आपकी कमांड बन जाती है तो आप कुछ वर्ड्स टाइप किए और वर्ड्स टाइप करना और पॉइंटर को एक जगह दूसरे का लेके जाना, मूव करना, क्लिक करना, फिर शॉर्टकट मेन्यू यूज़ करना, तो उस हवाले से कमांड इशू करना और इसका रिस्पॉन्स देखना, तो ये कमांड लाइन एनवायरनमेंट जो है ये हमें ज़्यादा स्पीडी एनवायरनमेंट है कि हम कमांड भी ज़्यादा जल्दी इशू कर सकते हैं और हमें रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल सकता है। जब ज़्यादा जल्दी इशू करेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम जो है वो कम लगेगा और रिस्पॉन्स जो टाइम जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। स्पीड जो है कमांड लाइन एनवायरनमेंट जो है ये हमें ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन यूज़र नीड टू यूज़ कीबोर्ड टू वर्क विद कमांड लाइन इंटरफेस एंड ऑफन नीड टू एग्जीक्यूट फ्यू लाइंस। कोई भी काम करने के लिए एक लाइन या कुछ लाइनें ही लिखनी पड़ती हैं और वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली GUI के अंदर हमें डिफरेंट जो हैं वो क्लिक्स करने पड़ते हैं और फिर मेन्यू के एग्जैक्ट लोकेशन तक अपने जो पॉइंटर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस को लेके भी जाना होता है। तो स्पीड हमें कमांड लाइन में मिलती है। उसमें ये नहीं कि कमांड लिखने के लिए हमें कोई आप ये कहें कि जी 50-100 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। ये GUI इज़ ईजियर टू यूज़ बिकॉज ऑफ द माउस, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है इसमें माउस और कीबोर्ड का कम्बिनेशन ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाउ आर यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड टू नेविगेट एंड कंट्रोल योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनी टास्क, क्योंकि आप कभी कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, कभी माउस इस्तेमाल करें, माउस को भी एग्जैक्ट आपने लोकेशन तक पॉइंटर को लेके जाना है, तो ये स्लोअर हो जाता है दैन सम वन वर्किंग इन कमांड लाइन इंटरफेस। रिसोर्सेज, अब उसमें अब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज, कंप्यूटर दैट इज़ वर्किंग विद दी कमांड लाइन इंटरफेस नीड लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज दैन दी GUI, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर भी हमें कम ही यूज़ करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज भी कम ही यूज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं GUI की तो हमें मुख्तलिफ जो है वो रिसोर्सेज जो है डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होते हैं। A GUI requires more system resource because each of the element that needs to be loaded such as icon fonts ये हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ठीक है हमें वो ज़्यादा क्लैरिटी तो मिल रही होती है लेकिन हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट की अगर हम बात करें, आइकॉन जो है पिक्चर है, अब पिक्चर जो है उसके लिए बैकग्राउंड में ज़्यादा डाटा रिक्वायर है तो हम पिक्चर देख सकते हैं उसी क्लैरिटी से। अदरवाइज़ टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में हमारे पास ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी, क्योंकि वर्ड्स तो क्लियर ही हैं, उसमें हमारे पास ना कोई एनिमेशन है वो हमें रिक्वायर है और ना ही हमें डिफरेंट स्टाइल में वर्ड्स देखने हैं। पिक्चर में तो उसकी क्लैरिटी की बात भी आ जाती है ना, तो इसलिए जो है कमांड लाइन में रिसोर्सेज कम यूज़ किए जाते हैं और इसके अफेक्ट जो है फिर स्पीड के साथ भी आता है, लेकिन डेफिनेटली फिर ऑप्शंस जो हैं क्लैरिटी पिक्चर के वाले से वो इफ़ेक्ट तो होती है, लेकिन रिसोर्सेज कम इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, कम रिक्वायर होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। स्क्रिप्टिंग, अब स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट जो जिस तरह अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट लाइफ की बात करते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है कि वो जो एक पर्सन जो है वो अगर सपोज ड्रामे की स्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें डिफरेंट जो है वो वर्डिंग्स यूज़ करता है, डिफरेंट एक्शंस जो है एक के बाद एक परफॉर्म करता है, तो ये डिफरेंट वर्डिंग का कम्बिनेशन, डिफरेंट एक्शंस का कम्बिनेशन, इसी को स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर कमांड लाइन की बात करते हैं, कमांड लाइन में जो हम कमांड एक इशू करते हैं उसका रिस्पांस मिलता है, फिर अगली कमांड टाइप करते हैं
तो अब ये तो पहले ही कमांड्स हैं, इसको अगर हम कंबाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी ही आप लाइन बाय लाइन जो है वो कमांड इशू कर रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है, तो अगर डिफरेंट लाइंस कमांड्स का कम्बिनेशन जो है वो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसमें तो ये बन जाएगा कि कुछ लाइंस हम कंबाइन कर लें, एक स्क्रिप्ट फाइल बना लें, और जब स्क्रिप्ट को रन किया जाएगा तो ऑटोमेटिक एक एक लाइन पिक की जाएगी, उसको एक्सिक्यूट किया जाएगा, अगली लाइन अगली कमांड पिक की जाएगी, इसको एक्सिक्यूट किया जाएगा। तो ए कमांड लाइन इंटरफेस एनेबल ए यूज़र टू स्क्रिप्ट ऐड ए सीक्वेंस ऑफ कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क और एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। और प्रोग्राम कहते ही हैं डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सम सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो पहले ही लाइन से उसको कंबाइन करेंगे तो स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, ये प्रोग्राम हम बना देंगे, उसको एक्सिक्यूट करेंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कि डिफरेंट एक्शंस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेन्यू आइकॉन पिक्चर्स, अब उसको कैसे कंबाइन किया जाए। ठीक है, कोई शॉर्टकट है जिसके ज़रिए जो है जो आपने मेन्यू में जो कमांड इशू करनी है उसका एक शॉर्टकट ये आप क्रिएट कर दें ऑन द डेस्कटॉप, लेकिन फिर भी डिफरेंट एक्शंस जो आप परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और ये मेन्यूज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको नॉर्मली कंबाइन पूरे जो टास्क जो आपको रिक्वायर है उसको कंबाइन नहीं किया जा सकता। शॉर्टकट का एक फ़ीचर है, ऑल्दो GUI enables a user to create shortcut टास्क और अदर सिमिलर एक्शन, इट डज़ नॉट इवन कम क्लोज इन कंपैरिजन जो हम कमांड लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जो भी कमांड कंबाइन करने के स्क्रिप्ट बन जाएगा। आपको 10 लाइंस जो हैं 10 कमांड जो इसको कंबाइन किया तो ये स्क्रिप्ट बन गया। अदरवाइज़ ये डिफरेंट एक्शंस, कुछ एक्शंस का तो कम्बिनेशन हम करके शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एक्शंस को कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो स्क्रिप्टिंग का फीचर जो है ये हमें कमांड लाइन में मिलता है, GUI में नहीं मिलता। रिमोट एक्सेस, वाइल एक्सेसिंग कमांड लाइन की बात कर रहे हैं, वाइल एक्सेसिंग अदर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस द यूज़र विल ओनली बी एबल टू मैनिपुलेट द डिवाइस और इट्स फाइल्स यूजिंग ए कमांड लाइन इंटरफेस। अब वो कहीं पर भी कोई फ़ाइल जो डाटा को एक्सेस करना है तो आप सिंगल लाइन कमांड से ही कहीं पर भी डाटा जो रिमोटली अवेलेबल है नेटवर्क में कहीं पर भी अवेलेबल है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे GUI में क्या है, ऑल्दो रिमोट ग्राफिकल एक्सेस इज़ पॉसिबल ऑल कंप्यूटर्स एंड स्पेशली नेटवर्क इक्विपमेंट विल नॉट हैव दिस एबिलिटी, कि ये आप इस तरीके से मे भी हो सकता है कि आप GUI के ज़रिए कुछ कमांड मेन्यू सेलेक्ट करके आप डाटा को रिमोटली एक्सेस ना कर सकें, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस। फिर आगे हमारे पास अगला फीचर है वेरिएशन। आफ्टर यू हैव लर्न हाउ टू यूज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एज मच एज ए न्यू GUI। इसमें ऐसा जितनी वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, वो कमांड जो है वो कमांड के आगे वर्ड्स कुछ इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन बेसिक कमांड्स वही रहती हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं। इसका मतलब है कि जो कमांड्स हमने सीख ली हैं, जो पढ़ ली हैं, वो आगे हम फर्दर कभी भी यूज़ कर सकते हैं कि उसको करते रहें। उसमें कुछ वर्ड कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाएंगी, लेकिन कमांड का जो स्टार्टिंग जो है कमांड नॉर्मली वही रहेगी। ऑल्दो न्यू कमांड्स में बी इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल कमांड विल ऑलवेज बी दी सेम, वो वही रहेंगी। एडवांस कमांड जो अवेलेबल नहीं थी अब प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन जो बेसिक कमांड ओरिजिनल कमांड जो हैं वो मौजूद ही हैं। लेकिन अब GUI की बात करते हैं। ईच GUI हैज़ ए डिफरेंट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। Even different version of the same GUI such as Windows can have hundreds of different changes in every version। तो हमें ये टेक्नोलॉजी के साथ अटैच ही होना पड़ता है। नए नए वर्जन्स जो आते रहते हैं उसकी हमें वर्किंग कैसे की जाती है उसमें ये हमें सीखना ही पड़ता है। लेकिन कमांड लाइन में जो बेसिक कमांड्स हैं वो वैसी ही रहती हैं, वो एग्जिस्ट करती रहती हैं। तो ये भी इसका कमांड लाइन का फ़ायदा है। स्ट्रेन, द कमांड लाइन इंटरफेस अलाउ द यूज़र टू कीप देयर हैंड्स ऑन द कीबोर्ड and rarely move the mouse. Moving back and forth between a keyboard and mouse can cause additional strain। अब इसमें नॉर्मली हम कमांड लाइन में कीबोर्ड को यूज़ किया जाता है और रेयरली कभी ही माउस को यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर कभी आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ जाता है कि जी स्ट्रेस थोड़ा सा आ जाता है, कब कीबोर्ड यूज़ करना है, कब माउस यूज़ करना है। तो ये, लेकिन अब जब GUI की बात करते हैं, ऑल द शॉर्टकट कीज़ कैन बी लर्न टू रिड्यूस इन नंबर ऑफ़ टाइम्स वन मूव्स हैंड फ्रॉम कीबोर्ड टू माउस। लेकिन GUI में हम ये दोनों एनवायरनमेंट्स को ही हमें यूज़ करना पड़ता है, दोनों डिवाइसेस को ही यूज़ करना पड़ता है। कभी कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कभी माउस को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कमांड लाइन जो है उसमें तो हम कमांड टाइप ही करते जा रहे हैं, माउस को तो हमने यूज़ करना ही नहीं है या रेयरली यूज़ करना है। तो इस वजह से स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है।
ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देखते हैं, पहले इसको कवर कर लेते हैं। और ये टॉपिक जो है ये अब अगला टॉपिक हमारे पास है, ये है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें यहाँ से अब ये टॉपिक जो है ये हमारा अब स्टार्ट हो जाता है कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि अब एग्जैक्टली हम इस चैप्टर के एंड तक अब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करेंगे। पहले जो टॉपिक थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही थी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के दो एनवायरनमेंट्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है। अब इस टॉपिक से लेकर आगे तक जो है वो एक ओनली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे। यानी जितने अब टॉपिक हैं वो स्पेसिफ़िकली सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही होंगे। यानी अब ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये यहाँ पर पहले चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, अब कंबाइनली जो है वो 6-7 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि कभी वो चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए, आपसे डिमांड किया जाए, रिक्वायर किया जाए, और कभी चैप्टर नंबर 7 से। तो अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा है, जो डिफरेंस है कमांड लाइन का GUI का, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और ये जो टॉपिक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे कोई 4 ऑब्जेक्ट्स पूछ ले या स्पेसिफिकली कोई ऑब्जेक्ट पूछ ले, और ये हर ऑब्जेक्ट टॉपिक जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। विंडोज़ जो है इसमें डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई इसकी फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी को ज़हन में रखते हुए हम वो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। विच एक्ट्स एज ए इंटरफेस, जो इंटरफेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, तो हमने डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म करने हैं वो हम डिफरेंट आइकॉन्स के ज़रिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई फंक्शनैलिटी है तो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली हम वही ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिस काम के लिए वो बना है। और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, और फिर ये एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो बेसिक जो कंपोनेंट्स जो हैं, जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप, ये अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब ये 3-4 लाइंस आप इसमें से कर लेंगे तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो यही 4-4 लाइंस जो आप कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब डेस्कटॉप जो है, अगर वर्ड पे तवज्जो करें कि नॉर्मली अगर हम टेबल जो है उस पर टेबल पे कोई बुक पड़ी हुई है तो हम टेबल पे बुक रखते हैं और चेयर पे बैठते हैं, तो फिर हम रेडी स्टेट पे हैं तो वो हम बुक पढ़ सकते हैं, पेन भी उधर ही है टेबल पर, वो कोई हमने नोट करना है तो नोट कॉपी पे हम नोट कर सकते हैं। यानी टेबल जो है ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, टेबल और चेयर का कम्बिनेशन एनवायरनमेंट है कि हम रेडी हैं, अब हम जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं, जिसका ताल्लुक़ स्टडीज़ के साथ है। इसी तरीके से यही वर्ड यूज़ किया गया, और कंप्यूटर में जब हमें डेस्कटॉप नज़र आता है तो इसका मतलब है अब कंप्यूटर रेडी है, जो कमांड आप इशू करना चाहते हैं इशू करें। अगर वो अंडरस्टैंडेबल है फ्रॉम द प्रोसेसर अगर अंडरस्टैंड करता है तो उसका रिस्पॉन्स आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अब डेस्कटॉप जो है यही वर्ड इस्तेमाल किया गया। दी ऑन स्क्रीन वर्क एरिया ऑन स्क्रीन कंप्यूटर रेडी है जिस पर हमें डिफरेंट विंडोज़, आइकॉन्स, मेन्यूज़, डायलॉग बॉक्स नज़र आते हैं, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। द डेस्कटॉप इज़ एक्चुअली द एंट्रिंग पॉइंट इन विंडोज़। जब डेस्कटॉप नज़र आएगा तो इनिशियल स्क्रीन जो हमें नज़र आएगी, इसका मतलब है अब कंप्यूटर रेडी है, अब आप कोई कमांड इशू कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट यू सी ऑन स्टार्टिंग विंडोज़ इज़ द डेस्कटॉप स्क्रीन। इसमें डिफरेंट आइकॉन्स, इमेजेस नज़र आते हैं जो डिफरेंट काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे है हमारे पास माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर जिस तरह है कि जी मेरा कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहें, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को इस्तेमाल करना चाहें, डिफरेंट लोकेशंस पे जो डाटा मौजूद है उसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए माई कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ डेस्कटॉप पे एक CN आइकॉन, ठीक है, ये एन नहीं है, एन कर लें,
एन आइकॉन डिस्प्लेड, ठीक है, शोड, कैप्शन डिस्प्लेड शोड माई कंप्यूटर, एक हमारे पास आइकॉन है जिस पर हमें ये माई कंप्यूटर डिस्प्ले हो रहा होता है। जब विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है तो हार्ड डिस्क को मुख्तलिफ पार्टीशन में एरियाज़ में डिवाइड लॉजिकली किया जाता है। हर एक एरिए को लॉजिकली ड्राइव कहा जाता है। तो अब आपका जो डाटा जो है किस ड्राइव में है और उसके आगे मज़ीद किस फोल्डर में है, तो इस माई कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट के ज़रिए, कंपोनेंट के ज़रिए वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। वैन यू डबल क्लिक दी माई कंप्यूटर आइकॉन, तो ये सारी ड्राइव जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं वो दिखाता है। फ्लॉपी ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, नेटवर्क ड्राइव्स हैं, तो वो हम देख सकते हैं और उसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कट जो भी करना है किया जा सकता है। तो ये माई कंप्यूटर जो है ये ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट आसान है टॉपिक। फिर है हमारे पास अगला ऑब्जेक्ट कंपोनेंट, वो रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, जिस तरह अगर डस्टबिन की बात करते हैं कि ये लास्ट जो हमारे पास एक बॉक्स है हमारे घर में जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है जो आपके इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी आप जो ऑब्जेक्ट कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई घर की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो आप उसको डस्टबिन में फेंकते हैं और उसके बाद घर से बाहर उसको आप एम्प्टी कर देते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर हमने बात पढ़ी, हमें पता है कि डाटा इज़ दी मेन कंपोनेंट। अब डाटा जो है कहीं पर भी आपने रखा हुआ है, अगर डाटा अब आपको रिक्वायर नहीं है तो डाटा को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो डाटा को आप शिफ्ट कर देंगे जिस एरिए में, उस एरिए को क्या कहा जाता है, रिसाइकल बिन। अब वैसे तो कमांड है कि डायरेक्टली जो डाटा आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और रिसाइकल बिन में भी आप मूव नहीं किया, क्योंकि रिसाइकल बिन वो एरिया है कि जहाँ पे आप एक किस्म का बता रहे हैं कि इसके अंदर जो डाटा आप शिफ्ट करेंगे वो मुझे अब रिक्वायर नहीं है, ठीक है। यू मे क्रिएट न्यू फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन एनी ड्राइव। अभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इसको डिलीट कर दें। जब आप किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं, फ़ोल्डर को, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, तो हार्ड डिस्क से परमानेंटली वो रिमूव नहीं हो जाता, बल्कि विंडोज़ ने एक स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है ये टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने का। जो डाटा आपने डिलीट कर दिया, फ़ाइल जो डिलीट कर दिया, ऑब्जेक्ट जो डिलीट कर दिया, उसको स्टोर करने का एक एरिया, उस एरिए का नाम है रिसाइकल बिन। विंडोज़ मेंटेन अ स्टोरेज एरिया ऑन द हार्ड डिस्क फॉर स्टोरिंग द डिलीटेड आइटम्स। इस स्टोरेज स्पेस को रिसाइकल बिन कहा जाता है। डिलीटेड आइटम जो हैं वो रिसाइकल बिन में ही उसको मूव कर दिया जाता है। और फिर अगर आप रिसाइकल बिन से अगर ख़त्म कर देते हैं तो ठीक है, वो परमानेंट ख़त्म हो गया। और दूसरा, अगर आप उसको दोबारा उस डाटा को यूज़ करना चाहते हैं और रिसाइकल बिन में क्योंकि अभी मौजूद है, उसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया गया, तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, वो अपनी असल जगह पे वापस चला जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल बिन से अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास रिसाइकल बिन एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है फॉर स्टोरिंग दी डिलीटेड आइटम्स। उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है, आइटम है, कंपोनेंट है, माई डॉक्यूमेंट्स। अब कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को यूज़ करना है, क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है। तो अब एक एरिया भी आपको बताना पड़ता है। डेफिनेटली मैनेजमेंट में ये भी है कि वो डाटा कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। एरियाज़ आप बनाते हैं, पार्टीशन हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लाइफ के डिफरेंट कामों को मैनेज करते हैं, इस तरीके से ये भी मैनेज किया जाता है लॉजिकली कि फ़ाइल जो हैं किस जगह पे रखी जाएं। अगर आप जो है कोई एरिया खुद से स्पेसिफाई नहीं करते तो विंडोज़ जो है वो फ़ाइलें जो नॉर्मली क्रिएट करता है, जिस एरिया में नॉर्मली फ़ाइल को क्रिएट किया जाता है ऑटोमेटिकली, अगर आप कोई और एरिया अपने लॉजिक की बेस पर प्रोवाइड नहीं करते तो वो एरिया माई डॉक्यूमेंट्स एरिया है, जहाँ पे ये फ़ाइल्स अगर आप उसका लोकेशन नहीं बता रहे तो इस जगह पे उसको क्रिएट कर दिया जाएगा। ये भी एक फ़ोल्डर ही है जब विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जब विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है नॉर्मली ये ऑटोमेटिक एक एरिया है जहाँ पे फ़ोल्डर को, फाइलों को सेव, डॉक्यूमेंट को किया जाता है। अगर आप कोई लोकेशन प्रोवाइड नहीं करते,
इफ़ यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन एनी एनवायरनमेंट, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और आप लोकेशन नहीं बताते कहाँ पर इसको सेव किया जाए, तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ जो है इसको माई डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में सेव कर देता है। अब कई दफ़ा होता है कि हमें जब फ़ाइल सेव करते हैं तो उस टाइम आप तवज्जो नहीं कर रहे होते कि फ़ाइल कहाँ सेव हो रही होती है। हम फ़ाइल का नाम बताते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं और बाद में हम ये गौर ही नहीं करते कि ये फ़ाइल कहाँ गई। तो ज़्यादातर वो फ़ाइल जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में ही होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक फ़ोल्डर है जहाँ पे ये विंडोज़ जो है ये फ़ाइल को सेव करता है। लॉजिकली तो यही है कि आप एरिया बताएं, लोकेशन बताएं जहाँ पे फ़ाइल को सेव किया जाएगा, ताकि फ़ाइल को जब आपने दोबारा यूज़ करना है फ्यूचर में तो आपको पता होगा ये फ़ाइल इस जगह पे मैंने सेव की थी तो वहीं मिलेगी। नहीं तो फिर ज़ाहिर है माई डॉक्यूमेंट है, अब माई डॉक्यूमेंट में ही सारा लोड रख दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं है। तो आप अपने लोकेशन बताएं, लोकेशन क्रिएट करें जहाँ पे ये फ़ाइल्स को, डॉक्यूमेंट को सेव किया जाए। विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये विंडोज़ को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, तलाश करना, ये भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी ब्राउज़र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जगह आप जो फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह मैनुअल फ़ोल्डर है जिसके अंदर पेजेस प्लेस करते हैं और फोल्डर की आप हेडिंग लगाते हैं कि जी इस टॉपिक से रिलेटेड पेजेस इस फाइल फ़ोल्डर में है मैनुअल, तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी हम फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं और उसमें फिर डाटा को, डॉक्यूमेंट को, फ़ाइल को सेव कर रहे होते हैं। तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है ये फ़ोल्डर को ब्राउज़ करना, सर्च करना इसके लिए, और ये फ़ाइल मैनेजर है फॉर विंडोज़। ये एक मोर एफिशिएंट वे है एज़ कम्पेयर विद माई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, जिससे आप अपनी फ़ाइल्स को लोकेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यूजिंग एक्सप्लोरर यू कैन ईजीली ब्राउज थ्रू ऑल दी ड्राइव्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल। आपका जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जहाँ पे डाटा को आप सेव कर रहे हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर्ड विद माई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, जिसके ज़रिए आप फाइल्स फ़ोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं, शिफ्ट करना चाहें, मूव करना चाहें, कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है कि जो फाइल जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो फाइल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अगर आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप जो फ़ाइल इंटरनेट पे मौजूद हैं उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र that is launched with Microsoft Windows operating system. It is used to surf internet. सर्फिंग का मतलब है कि इंटरनेट पे आप मूव करना, फ्लोट करना। सर्फ इसलिए इस्तेमाल वर्ड किया जा रहा है कि नॉर्मली हमें नहीं पता कि जो फ़ाइल हम वेब साइट जो है, वेब पेज जो हमने ओपन किया हुआ है, किस जगह पर ये दुनिया में, किस कंप्यूटर पे, किस सर्वर पे, किस जगह पे ये फ़ाइल सेव है। तो नॉर्मली हम फ्लोट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ड सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। हमने सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना है और उसके अंदर भी हमारे पास सर्च इंजन है जिसमें हम टॉपिक लिखते हैं, तो वेबसाइट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं उसके लिंक पे क्लिक करके। तो लेकिन नॉर्मली हमें ये नहीं पता होता कि ये फ़ाइल जो है कौन से कंप्यूटर में दुनिया में मौजूद है, तो इसलिए ये सर्फिंग और फ्लोटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ पावरफुल वेब ब्राउज़र प्रोवाइडिंग एडवांस फीचर्स टू वर्क ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आगे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो विंडो, अब ये देखें ये विंडो है, विंडोज़ नहीं। विंडोज़ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडो की बात करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेक्टेंगुलर एरिया, जो रेक्टेंगुलर एरिया में आपको जो आप कमांड इशू कर सकते हैं या आपको रिस्पॉन्स मिलता है, उस रेक्टेंगुलर एरिया को विंडो कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ विंडो रेक्टेंगुलर एरिया। दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, तो एक डिफरेंट सेपरेट रेक्टेंगुलर एरिया में उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है या आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कमांड इशू कर सकते हैं। विंडोज़ व्यूज़ मोस्ट ऑफ द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एज ए विंडो, जिसके अंदर डिफरेंट बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, टूल बार्स हैं, डिफरेंट आइकॉन्स मौजूद हैं, आर क्रिएटेड एज ए सेपरेट विंडो। डिफरेंट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस आप चलाते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं,
वो हर सॉफ्टवेयर अलग अलग डिफरेंट रेक्टेंगुलर एरिया में उसको चलाया जाता है, रिस्पॉन्स वो आपको शो करता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग विंडो में, विंडोज अलग विंडो में MS वर्ड और MS एक्सेल, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं ये अलग अलग विंडो में ही आपको दिखाए जाते हैं। फिर आगे है कंट्रोल पैनल। अगर आपने जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी आपको सेटिंग्स करनी है, इसको आपको स्पेसिफिकेशंस जो सेट करना चाह रहे हैं, कोई हार्डवेयर अटैच करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाह रहे हैं इसको बेटर मैनेज करने के लिए, तो ये कंट्रोल पैनल ऑब्जेक्ट के ज़रिए किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल इज़ द प्लेस वेयर यू कैन परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, जैसे को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है हार्डवेयर को, सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ज़रिए, प्रिंटर को यूज़ करना है, शेयर करवाना है ताकि नेटवर्क में कोई और यूज़र भी उसको यूज़ कर सके, डेट टाइम को सेट करना है, चेंज करना है। फिर स्टार्ट बटन, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जी जिसके ज़रिए आप डिफरेंट प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं उसको आप चला सकते हैं। स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो मेन्यू के तौर पर नज़र आ जाएंगे, तो जो प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं उसको चलाया जा सकता है। यू कैन स्टार्ट एनी प्रोग्राम बाय जस्ट मेकिंग ए माउस क्लिक कर दें उस मेन्यू पे, उस ऑप्शन पे। कोई आपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, फाइंड करना है, विंडोज़ की सेटिंग चेंज करनी है, तो आप ये स्टार्ट बटन पे ये सारी कमांड्स ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, फाइंड करना है, विंडो की सेटिंग, विंडो को कोई चेंज करना है, हेल्प आपको रिक्वायर है, फ़ाइल को मैनेज करना चाह रहे हैं, सिस्टम को मैनेज करना चाह रहे हैं, ये सारी कमांड जो हैं ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर जो आपने कमांड इशू करनी है उस मेन्यू के अप्रोप्रिएट कमांड पे यूज़ करते हुए आप इसको इशू कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक और इसी टॉपिक को ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।